रिकॉर्डिंग ऑन। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है मेरी? चलो good। 2 मिनट और वेट कर। हाँ जी, दोबारा बोलेंगे? आवाज़ में। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करना है। आप बेहतर है आवाज़? चलो ठीक है, गुड। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। और स्क्रीन भी नज़र आ रही है सबको? स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी सबको? चलो, 1 2 3। छह बच्चे हो गए। हाँ, शुरू करें फिर? अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दूं इलेक्ट्रोलिसिस का, कि बेसिकली होता क्या इलेक्ट्रोलिसिस। होता असल में ये था कि सबसे पहले पास्ट में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो वाटर था, जो आज हमारा कंपाउंड समझा जाता है, उसको पहले साइंटिस्ट एलिमेंट समझते थे। ठीक है, क्योंकि वो एक होता था कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो जिससे वो एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं, लेकिन वाटर इससे अलग नहीं होता था। तो इसको एलिमेंट समझा जाता था जब तक कि एक साइंटिस्ट ने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की। जब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स थे, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनमें स्प्लिट हो गया। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है कि उसमें एक कंपाउंड में से जो आयनिक है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना, जिससे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले, जो कि रट्टा ही मारनी होती है। मैंने आपको समझा भी थी थोड़ी सी कि इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डीकम्पोज, यानी डीकम्पोज यानी कि ब्रेक डाउन करना उसको उसके एलिमेंट्स में। 2 एलिमेंट्स से चीज़ बनी है, उसको ब्रेक डाउन करना, डीकम्पोज करना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। तो एन आयनिक कंपाउंड इन द मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जब एक आयनिक कंपाउंड किसी मोल्टन स्टेट यानी कि मेल्टेड होती है या लिक्विड फॉर्म में होता है तब, या पे वो एक वाटर में डिजोल्व होता है तब, उस स्टेट में उसको डीकम्पोज करना बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। समझ आई? अब मुझे कोई बच्चा रीजन बता सकता है कि मोल्टन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन में होना क्यों लाजमी है? सॉलिड स्टेट में हम आयनिक कंपाउंड को क्यों नहीं डीकम्पोज कर सकते? जी, अहमद अब्दुल्ला।
यस सर, बिकॉज उसमें फ्री मूविंग आयन्स होते हैं, जो आपकी स्टेट होती है एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट। जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसमें आयोनिक कंपाउंड्स की फ्री मूविंग आयन्स नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसमें फ्री मूविंग आयंस नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इस वजह से वो डिकम्पोज नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का। अब चलते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो टेक प्लेस करता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये जो आपके सामने ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, अब इसके मैं आपको वो बता देता हूँ कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं। पहला कॉम्पोनेंट है इसका बैटरी। ठीक है, बैटरी जो होती है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करती है। यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा देखने के लिए कि ये डेफिनेशन जो है इनके कॉम्पोनेंट्स की। बैटरी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करती है, यानी कि जिन्होंने फिजिक्स रखी हुई है उन्हें पता होगा कि बैटरी जो होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को एनोड्स में से खींच के, पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, वो एनोड में से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। ठीक है, देन वो, और इसकी वजह से एनोड जो होता है वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी खींच लेता है, तो एनोड हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं एनोड को। ठीक है, तो बैटरी ने एनोड में से इलेक्ट्रॉन खींच लिए और फिर वो उसको पंप करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। नेगेटिव टर्मिनल में पंप करता है इलेक्ट्रॉन को, और फिर वो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड में पंप करता है। ठीक है, तो फिर कैथोड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो कैथोड हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसको हम कैथोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं और एनोड को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो एग्जामिनर होता है ना आपका, वो एनोड और कैथोड बहुत कम यूज करता है एग्जाम में। कभी आप पास पेपर खोल के देखना, तो एग्जाम में आपका ये एनोड और कैथोड लफ्ज बहुत कम यूज हुआ है। वो यूज करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड का लफ्ज। तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, कुछ बात समझ आइए यहाँ तक कि नहीं, बैटरी का कॉन्सेप्ट आइए कि नहीं। अच्छा, बैटरी का जो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये इतना जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। इस पर सवाल कोई ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, ये आपको जो दो नजर आ रहे हैं ये हैं इलेक्ट्रोड्स। इनमें से अभी हमने बात की, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं एनोड। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज एनोड, और जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये वाला इलेक्ट्रोड, इसे हम कहते हैं कैथोड। तो ये भी एक आसान तरीका होगा याद करने का कि जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसको हम कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात यहाँ मैंने लिख भी दी है, एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये लफ्ज याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर हमेशा यही लफ्ज यूज करता है पेपर्स में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोड बेसिकली डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला, कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट एंटर करता है और लीव करता है इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, ये डेफिनेशन है। और बना किससे होता है, ये सवाल कभी कभी आ जाता है, बहुत कम आता है, कभी कभी आ जाता है कि ग्रेफाइट का यूज बताएं। तो ग्रेफाइट का यूज ये है कि वो इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट से बना होता है। ग्रेफाइट से क्यों बना होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, समझ आई इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड समझ आई। अच्छा, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली जो ये आपका अपना एक्वस सोल्यूशन या जो मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसने आगे जाके डीकम्पोज होना होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, मोल्टन और एक्वस सब्सटेंस दैट अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस। जो आयनिक कंपाउंड को हमने डीकम्पोज करना है, उस आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसने आगे जाके इलेक्ट्रोलिसिस से गो थ्रू करना है और फिर अपने अपने ये कैट आयंस और एन आयंस में स्प्लिट हो जाना है, यानी कि डीकम्पोज हो जाना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिसके अंदर एनोड बेसिकली डिप हो जाते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ समरी कर लेते हैं। अच्छा,
समरी कर लेते हैं। सबसे पहले बैटरी जो है एनोड में से इलेक्ट्रॉन को पंप करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पंप कर लेती है, एनोड हो गया पॉजिटिव चार्ज। फिर बैटरी जो है वो पंप करती है इलेक्ट्रॉन कैथोड में। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे कैथोड में तो इलेक्ट्रॉन हो गया, कैथोड हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गया। बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करना, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका जो आयनिक कंपाउंड जिसने डीकम्पोजिशन से गो थ्रू करना होता है, जो डीकम्पोज होता है बेसिकली, उससे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक? ये तो आप बता दें सब अगर समझ आइए। हेलो हेलो, आ गई है। सबको आ गई है? चलो अच्छा, अब चलते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि काम कैसे क्या क्या है। अब इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता कैसे है, ठीक है। इसको जरा आराम से करते हैं। ये अगर आपको समझ आ गई ना तो फिर चैप्टर है ही है तकरीबन, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं चैप्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस काम कैसे करता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, पिक्चर मैंने एक बना दिया है ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इसमें अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहले एक्सटर्नल सर्किट पढ़ लेते हैं। ये एक्सटर्नल सर्किट आपका ये, ठीक है, जो बेसिकली बाहर बैटरी और वायर्स होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट में क्या होता है? एक्सटर्नल सर्किट में अभी बात की है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करते हैं बैटरी के, ठीक है। ये सादा सा एक्सटर्नल सर्किट का है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एनोड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी बना दी है यहाँ पे, ठीक है, ताकि समझ आ जाए, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट का सादा सही है, इस पे भी सवाल नहीं आता लेकिन पता होना चाहिए। ये याद कर लोगे ना तो ये याद रहता है हमेशा के लिए कि एनोड का चार्ज क्या होता है और कैथोड का चार्ज क्या होता है। एक और तरीका ये है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ते हैं कि कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड जो होता है वो डीकम्पोज कर जाता है, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड जो होता है बेसिकली वो होता है कैट आयंस और एन आयंस मिलकर जो होते हैं वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, जो उनके बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बनता है आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये कि आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव को हम कैट आयन कहते हैं और नेगेटिव को हम एन आयन कहते हैं। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने अलग करना है, ठीक है। अलग कैसे होते हैं? सबसे पहले कैथोड पे आ जाओ, ठीक है। अब होता ये कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैट आयंस जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव जो होता है वो किस चार्ज से अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव किस चार्ज से अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव से करता है। तो हमारा कौन सा जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है? कैथोड। तो फिर हमारे कैट आयंस जो है किससे अट्रैक्ट होंगे? कैथोड से, ऐसे ही है। कैट आयंस की डेफिनेशन पे अगर हम आए तो कैट आयंस बेसिकली वो होता है, जैसे आप पोटेशियम ले लो, पोटेशियम पे चार्ज होता है के प्लस, एन ए पे चार्ज होता है प्लस, जिसके ऊपर चार्ज प्लस हो, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन एक अपना डोनेट कर दिया हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो, ऐसे ही है। याद होगा कुछ पिछले पुराने चैप्टर से, जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली डोनेट कर दिया अपने शेल पूरे करने के लिए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कैट आयन, ठीक है। अब जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी उन्हें ये पता होगा कि प्रोटॉन जो होता है बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है स्टैटिक, मूव नहीं करता, कभी नहीं करता ना मूव पॉजिटिव चार्ज। तो फिर अब पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता, तो कैट आयन जब आपका कैथोड के साथ अट्रैक्ट करेगा, कैट आयन अट्रैक्ट करेगा कैथोड के साथ, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट होगी। तो नेगेटिव चार्ज कैथोड से जो आयन आपका कैथोड के साथ अट्रैक्ट किया उसमें मूव कर जाएगा,
ठीक है, तो K प्लस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गिव अवे कर दिया था, यानी दे दिया था अपने शेल पूरे करने के लिए। तो जब ये पोटेशियम का आयन जो होगा वो कैथोड से अट्रैक्ट करेगा, तो कैथोड जो है कैथोड इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, क्योंकि मूव हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को पूरा करने के लिए, यानी कि अपना वो एटम बनाने के लिए, आयन खत्म करने के लिए। इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, ये हो गया पोटेशियम का एटम के, बस सादा 0 चार्ज होगा ऊपर, ठीक है। तो जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है? ऑक्सीडेशन। नहीं, जब कोई आपने वो रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो बेसिकली वो रिडक्शन होती है, और जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो वो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब मैं आपको इसको जरा एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो होती है रिडक्शन, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव आयन जाता है कैथोड पे, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव अट्रैक्ट टू नेगेटिव, गो टू कैथोड, कैथोड उसको वहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है कि तुम आयन हो तो तुम पूरे होके एक एटम बन जाओ, ठीक है, एटम बन गया। अब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे हो गई रिडक्शन, ठीक है, समझ आई यहाँ तक? अब बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपका होगा उस पे एनोड पे, बिल्कुल ऑपोजिट होगा एनोड पे। एनोड, अब एक था पॉजिटिव आयन, एक था नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एन आयन, ठीक है। एन आयन जो होगा वो किससे अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव से, अभी बात हुई है। कैट आयन कैथोड से अट्रैक्ट हुआ, एन आयन एनोड से अट्रैक्ट हुआ। बिल्कुल आसान है याद करना, एनोड के शुरू में भी एन आता है, एन आयन के शुरू में भी एन आता है, कैथोड के शुरू में कैट आता है, और कैट आयन के शुरू में कैट आता है। तो कैथोड कैट आयन एंड एनोड एन आयन, ठीक है। तो एनोड के साथ जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एन आयन, और इसके शुरू में एन है, इसके शुरू में भी एन है, और कैथोड के साथ करता है कैट आयन, इसके शुरू में भी कैट है और इसके शुरू में भी कैट है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया याद करने का। अब एन आयन गया आपका अपना एनोड के पास। एन आयन की एग्जांपल ले लेते हैं, Cl नेगेटिव, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये गया एनोड के पास। एनोड जो है वो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये गया एनोड के पास। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा जो चार्ज होता है वो मूव करता है और कौन सा चार्ज स्टैटिक होता है? कौन सा चार्ज मूव करता है? कौन सा मूव करता है? स्टैटिक होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन स्टैटिक होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड? नहीं, ये देखे ना, ये क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है, और ये क्लोरीन जाकर, ये बेसिकली एक एन आयन है, ये जाकर जो है एनोड से अट्रैक्ट हो गई। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन एक अपना इलेक्ट्रॉन गिव अवे कर देगी एनोड पर। इससे बेसिकली ये होगा कि क्लोरीन आयन था वो क्लोरीन एटम बन जाएगा, ठीक है। एक दफा दोबारा कर लेते हैं यार, जरा स्लो करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कैट आयन की बात कर लेते हैं। कैट आयन, ये सबसे पहले याद कर लो, सबसे पहले याद कर लो कि कैट आयन कैथोड पे जाता है और एन आयन एनोड पे जाता है, ठीक है। एन एंड एन, कैट एंड कैट, ठीक है। कैट आयन जाता है कैथोड पे। कैट आयन का मतलब है पॉजिटिव आयन,
ठीक है। कैथोड इज नेगेटिव चार्ज, कैटआयन इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स टू नेगेटिव, ठीक है, या नेगेटिव अट्रैक्ट्स टू पॉजिटिव। कैटआयन जो है कैथोड से अट्रैक्ट कर गया, ठीक है। अब कैटआयन इज एन आयन, ठीक है, के प्लस इज एन आयन। इसने अब चेंज होना है आयन से एक एटम में, एटम यानी कि जीरो चार्ज, ठीक है। इसने के प्लस से के जीरो होना है, ठीक है। तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली लूज किया हुआ है, तो ये ऐसा क्या करेगा कैथोड पे जाके कि ये जीरो चार्ज हो जाए, कोई बता सकता है? अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, ऐसा इसको क्या करना चाहिए कि ये जीरो चार्ज हो जाए? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही कहाँ से गेन करेगा? जाहिर सी बात है कैथोड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और के प्लस के बाद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये के प्लस था, प्लस नेगेटिव से कट गया, के हो गया जीरो, ठीक है। के बन गया एक एटम, पोटेशियम एक एटम बन गया, ठीक है। अब ऑपोजिट विद एनायन, एनायन गया एनोड पे, एनायन इज बेसिकली नेगेटिव चार्ज, एनोड इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैंने आपको बताया ये याद रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो अब एक एनायन दूसरा लेते हैं, ब्रोमीन ले लो, बी आर नेगेटिव, ठीक है। बी आर नेगेटिव गया आपका एनोड पे, एनोड इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बी आर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? बी आर इज एन एनायन, इसका मतलब क्या है कि बी आर पे चार्ज नेगेटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, इसलिए इस पे चार्ज नेगेटिव है। अब ये ऐसा क्या करेगा यहाँ जाकर एनोड पे जाके कि ये जीरो हो जाए, बी आर जीरो हो जाए, लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड को, तो बी आर हो गया जीरो, ठीक है। तो अब बी आर जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो बेसिकली के की जगह आप ले लो लेड ले लो। तो जब P जीरो हो गया और बी आर जीरो हो गया, पहले ये कंपाउंड था पी बी आर टू, तो पी भी डिस्चार्ज हो गया, बी आर भी डिस्चार्ज हो गया, डिवाइड हो गया अपने अपने एलिमेंट्स में, तो ये हो गया लेड प्लस ब्रोमीन, ठीक है। और ये दोनों डीकम्पोज होके अलग अलग हो गए, लेड अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया, ठीक है। इसको जरा अभी आगे और डिटेल से करते हैं, रब कर लेते हैं। अच्छा, ये नोट्स जो हैं मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा जब ये तीनों क्लासेस हो जाएंगी, तो इन्हें लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई चीज़ लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, और ये क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, ये अब कैथोड और एनोड समझ आ गए सबको कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ठीक है। अब ये है विद इन इलेक्ट्रोलाइट, ये बेसिकली रट्टा समझ लें एक तरह का, लेकिन इसको समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो फ्लो ऑफ आयन होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हमेशा तब फ्लो करती है जब कोई चीज फ्लो करे, तो उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी साथ ही फ्लो कर जाती है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द फ्लो ऑफ आयंस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो आयंस ये पॉजिटिव इसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, एक मिनट, ये पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव जा रहा है इसकी तरफ, ये जो इधर इधर मूव कर रहे हैं ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट मूव कर सकता है। ये बात हमने पहले भी की है कि फ्री आयन जब होते हैं उस वजह से आपका अपना इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड के थ्रू फ्लो कर सकती है, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा जी,
एक्सटर्नल सर्किट में हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी की तरफ जाते हैं, ठीक है, ताकि एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाए और कैथोड नेगेटिव चार्ज हो जाए। ये मैंने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता दिया, इससे आपको याद रहेगा वैसे, ठीक है। ओहो, वो भी रिमूव हो गया, दोबारा लिख लेते हैं। चलो नीचे आते हैं। अब ये बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जब ये कैट आयंस जब जाते हैं आपका कैथोड की तरफ और एन आयन जाते हैं आपका एनोड की तरफ, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वो बेसिकली क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन और लूज क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? न्यूट्रल होने के लिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, Pb2+ जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं गेन करता है और Pb बन जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ से Cl जाता है नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फिर ये हो जाता है Cl, डिस्चार्ज हो गए, जीरो हो गए, इन पे चार्ज था, खत्म हो गया। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि वी से दैट कैट आयंस और एन आयंस आर डिस्चार्ज्ड, यानी जब वो कैथोड पे जाते हैं और एनोड पे जाते हैं, वहां जाके वो अपना चार्ज जो है वो बेसिकली खत्म करने जाते हैं। चार्ज, अपना जो चार्ज है उसे खत्म करने जाते हैं, तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो भी इनमें चार्ज था वो खत्म, तो उसको कहते हैं वो डिस्चार्ज हो गए, ठीक है। ये उनका मकसद होता है वहां जाने का, कि अपना चार्ज खत्म करके एटम में बने दोबारा, ठीक है। अब ये दो नेमोनिक्स हैं, इनको आप रिमेम्बर कर लें। इससे बेसिकली ये कि एन ऑक्स, ऑक्स वो जानवर होता है, एन ऑक्स का मतलब है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, रेड कैट यानी कि कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो एन ऑक्स एंड रेड कैट, ठीक है। एनोड एंड रेड कैट, समझ आई? ठीक है, आगे चलते हैं। समझ आ रही है यहाँ तक कि कराऊं पीछे से दोबारा? मुझे एक बार बता दो सारे। समझ आ रही है कि रिवाइज करवा दूं एक दफा दोबारा, वो रिकैप कर लें? एनीवन? समझ आ रही है? हेलो, चैट पे लिख दें आप बेशक। यस आ गई है समझ आ गई है क्या कहते? तो आपको ऊपर से जरा एक दफा जल्दी से रिकैप करके दोबारा नीचे चलते हैं। चले, एक दफा एंड पे दोबारा कर लेंगे, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना बेसिकली डिफरेंस बिटवीन हाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस पे सवाल जो है वो कभी कभी आ जाता है। यानी एक बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस पर सवाल आ जाता है, और ये सिलेबस में ऐसा क्लियर कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एक मिनट देना बस। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं दोबारा। अच्छा, एलिमेंट्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी को, एक मिनट,
एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसे कंडक्ट करता है और क्या डिफरेंस है बीच में, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। पहले आ जाते हैं एलिमेंट्स के मेथड ऑफ कंडक्शन में और इलेक्ट्रोलाइट के मेथड ऑफ कंडक्शन में। एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली एक मेटल है, फॉर एग्जांपल आयरन एक मेटल है, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो बता सकते हैं? सबने पढ़ा हुआ है। बता सकते हैं? एक एलिमेंट, एक मेटल, सादा मेटल जैसे कि आयरन हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, क्या प्रोसेस होता है? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो करते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है मेटल के बीच में। लेकिन इसमें कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट में सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें फ्री मूविंग आयंस होते हैं बजाय के आपका इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। एक एलिमेंट में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। उसकी वजह से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है एक एलिमेंट के थ्रू। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोलाइट में, जिसको हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो कर सकती है क्योंकि उसमें फ्री मूविंग आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे कि फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसका नंबर नहीं मिलता। आपने बताना है कि एक आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट कर सकता है बिकॉज उसमें फ्री मूविंग आयंस होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अफेक्ट ऑफ कंडक्शन पे, ठीक है। अफेक्ट ऑफ कंडक्शन, कि जब कंडक्शन होती है तो फिर उस बेसिकली चीज को क्या होता है। तो सबसे पहले एलिमेंट है। एलिमेंट पे जब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, आप डेली लाइफ में देखते हैं कि एक चार्जर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, उसको कुछ भी नहीं होता, इट रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। एक एलिमेंट जो होता है वो केमिकली अनचेंज रहता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। लेकिन जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो कोई बता सकता क्या हुआ? अभी हम ऊपर से यही पढ़ते आ रहे हैं तब से। हाँ जी, डीकम्पोज हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, ठीक है। एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। एलिमेंट में कंडक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। कंपाउंड्स यानी इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होती है। अफेक्ट ऑफ कंडक्शन, एलिमेंट्स में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उन्हें कोई केमिकली अनचेंज रहता है, उनमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन जब हमारे आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो डीकम्पोज हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड था, NaCl है, ठीक है, इसमें Na प्लस है, Cl नेगेटिव है। इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो ये बन जाएगा सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक चलो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कभी कभी सवाल आ जाता है, सिलेबस पे ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये पता होना चाहिए। अब ये बस थोड़ा सा ही रह गया आज के लिए, फिर एक जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, बेसिकली इतना तो आपसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब इसके सवालों पे आ जाते हैं। एक सवाल मैं करूंगा पहला, और दूसरा आपने करके दिखाना है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड करेंगे हम लोग। पहले मोल्टन आयनिक कंपाउंड, जैसे आयनिक कंपाउंड हमने पहले पढ़ा कि मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट में। पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन आयनिक कंपाउंड और उसके बाद एक्वस की, ठीक है। मोल्टन में पहले एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आपने करना है, और फिर आगे भी वही करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं। इलेक्ट्रोड्स होते हैं ग्रेफाइट के। मैंने आपको कहा था कि मैं आगे जाके बताऊंगा ग्रेफाइट के क्यों बने होते हैं। बिकॉज जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक इनर्ट मटेरियल है, इनर्ट मटेरियल। अब इनर्ट मटेरियल का क्या मतलब है? इनर्ट मटेरियल का मतलब है कि लिखा हुआ मैंने, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर इलेक्ट्रोड्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट और द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है NaCl और इसके प्रोडक्ट्स हैं
Na and Cl2। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा ये ना तो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, ना इसके जो सोडियम मेटल बनेगा, ना क्लोरीन गैस बनेगी, उनके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, ये अपने काम से काम रखता है। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ पे कॉपर यूज कर लेंगे, कॉपर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आप आयरन यूज कर लेंगे, तो आयरन बेसिकली क्या करेगा, आयरन जो होगा वो NaCl के साथ रिएक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, वो सारा मामला खराब कर देगा, या फिर वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर देगा, या क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देगा, किसी के साथ रिएक्ट कर देगा, और वहाँ पे मामला खराब हो जाएगा। कॉपर यूज करेंगे, कॉपर भी यही करेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे या तो ग्रेफाइट यूज करते हैं, या तो हम यूज करते हैं प्लेटिनम। दोनों इनर्ट मटेरियल हैं, ये ना तो रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जो कि आपका इस केस में NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ना तो उसके प्रोडक्ट्स यानी सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस उसके साथ रिएक्ट नहीं करते इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ये इसकी डेफिनेशन है, आ जाती है कभी कभी। ठीक है, अब इतना पढ़ लिया, अब चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ये मैं आपको कराऊंगा, अगली आपने मुझे करानी है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए जरा गौर से सुनना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले हम आ जाते हैं एनोड पे। एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। साथ साथ आपने मुझे कराते जाना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके जो वो है आयंस है। एक है Na+, दूसरा कौन सा है इसमें आयन है, दूसरा कौन सा है, Cl-। ठीक है, एनोड पे आते हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के साथ कौन सा आयन अट्रैक्ट करेगा, इनमें से कौन सा आयन पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन। क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन जाएगा एनोड पर। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द क्लोरीन, यहाँ डायग्राम पे कर लेते हैं। क्लोरीन में से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव करके कहाँ जाएंगे, एनोड के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, चले गए। तो क्लोरीन यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हो गया डिस्चार्ज। क्लोरीन हो गया यहाँ पे डिस्चार्ज। ठीक है, क्लोरीन डिस्चार्ज। अब इसकी हमने लिखनी होती है हाफ आयनिक इक्वेशन। हाफ आयनिक इक्वेशन पे बहुत सवाल आते हैं, हमेशा वो आपसे पूछते थे कि इस रिएक्शन की हाफ आयनिक इक्वेशन लिखें, इसको हम कहते हैं हाफ आयनिक इक्वेशन। ठीक है, Cl नेगेटिव था, एक दो ऊपर बना लेते हैं। Cl नेगेटिव था, ठीक है, ये जब डिस्चार्ज होगा तो ये क्या बनाएगा, डिस्चार्ज होकर क्या बनेगा, तो डिस्चार्ज होकर क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव। पता है किसी को, नहीं पता। क्लोरीन गैस बन जाएगी बेसिकली Cl2। ठीक है, बिकॉज क्लोरीन इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल, कभी भी ऐसा सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो Cl जो है वो डिस्चार्ज होकर क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसको बैलेंस। यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे भी 2Cl नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 2Cl नेगेटिव है तो 2Cl नेगेटिव बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड को देंगे, तो एंड पे हम लिख लेते हैं 2E नेगेटिव। ये हो गई बैलेंस्ड हाफ आयनिक इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड हाफ आयनिक इक्वेशन हो गई। कैथोड पर आते हैं। कैथोड है पॉजिटिव चार्ज, डायग्राम पे कर लेते हैं। कैथोड नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कैथोड है नेगेटिव चार्ज, उस पे जो कैट आयन आगे लगने वो है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स टू द नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव अट्रैक्ट टू द नेगेटिव। यहाँ पर Na है। अब Na जो है वो क्या करेगा,
सामने में बताया वो। जो Na है वो ऐसा क्या करेगा कि वो डिस्चार्ज हो जाए, लाइक इसने एक इलेक्ट्रॉन मेरा ख्याल है लूज किया हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। अभी ऐसा क्या करेगा कैथोड पर जाके कि ये डिस्चार्ज हो जाए, गेन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ सर, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। Na ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, तो ये हो गया Na पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, ठीक है, तो Na 0, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन होती है, ठीक है, तो बेसिकली Na आयन गेट रिड्यूस्ड, गेन्स इलेक्ट्रॉन और बन जाता है सोडियम एटम, सोडियम एटम क्लोरीन गैस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया सोडियम एटम और क्लोरीन गैस। इसके हाफ आयनिक इक्वेशन बनाते हैं ऊपर, हाफ आयनिक इक्वेशन बनाते हैं। Na प्लस था, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा सोडियम मेटल। तो Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और बनाया Na मेटल या Na मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। NaCl जुड़ा हुआ था सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आयन अलग हो गया, Cl आयन अलग हो गया, दोनों ने, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो बेसिकली अलग अलग सोडियम मेटल बन गया, क्लोरीन गैस बन गई, डीकम्पोज हो गए अपने अपने उसमें एलिमेंट्स में जिनसे सोडियम क्लोराइड बना हुआ था, ठीक है। इसकी एक फुल इक्वेशन लिख लेते हैं, फुल इक्वेशन, एक मिनट, फुल इक्वेशन लिख लेते हैं। NaCl था, सोडियम क्लोराइड था, ये स्प्लिट हो गया आपका सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, Na यहाँ पे 1 है, इसको 2 करते हैं तो ये 2Na2Cl हो गया। अब Na को भी 2 करना है तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर 2NaCl 2NaCl, ठीक है। ये इसकी फुल इक्वेशन बन गई। फुल इक्वेशन पेपर में नहीं आती, हाफ आयनिक इक्वेशन ज्यादा आती है, ठीक है। अब है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड, या इसको PbBr2, ठीक है। मैंने एक बात पूछनी थी। जी जी। मैं लिखना चाह रही थी कोई भी गैस तो जो नंबर होता है ना जो इसका एलिमेंट का, वो पहले लगता है। किसका क्या लगता है? जो नंबर होता है ना एलिमेंट का, लाइक Cl2 है तो पहले लगता है। एक मिनट रुकना, आप कह रहे हैं कि ये 2Cl ये होना चाहिए? यस, अगर गैस हो। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपने फॉर एग्जांपल शो करना है कि कोई कंपाउंड है, मैं आपको बताता हूँ, शो करना आपने कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन को आप लिखते हैं O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। ये हमेशा साथ नीचे आता है, ये नंबर कहाँ आ रहे हैं? नीचे, इसके साथ, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? वो जब हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो H2 तो नहीं हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 2H प्लस, फिर आगे हम वो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना, एक मिनट रुके, मैं आपको बताता हूँ। वो मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन इज ए पॉजिटिव, ठीक है। इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैस, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है। तो अब हमने इसको बेसिकली क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे H2 है, H2 को इधर भी बैलेंस करना है, तो ये 2H हो जाएगा, और फिर 2H है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
तो आप जब आयन के साथ आपने नंबर लिखना है वो पीछे लिखना है। मैं आपको समझा देता हूँ एक दफा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? एक मिनट। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल H2 है और 2H है। क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब H में 2 आयन है, वो H2 तो उसका वो एटॉमिक नंबर हो। H2 का मतलब है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है? और 2H का मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सिंगल, यानी H2 नहीं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसका मतलब है ऊपर वाले का कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये फर्क है दोनों में। अब ओके ओके, इसको मैं यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट देखें, आप किसी इक्वेशन में अगर लिखते हैं O2, ठीक है, और इसके पीछे भी 2 लिख देते हैं, अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? 2 moles of oxygen gas, O2 is an gas, 2 moles of oxygen gas। जो पीछे 2 लगता है इसका मतलब होता है मोल्स, और जो आगे 2 लगता है वो बेसिकली कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ आ गई बात की? ये जो पीछे 2 लगता है बेसिकली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, लेड टू ब्रोमाइड। ये आपने मुझे करवानी, मैं आपको बताता जाता हूँ कैसे कैसे करनी है, आपने मुझे करवाता जाना, ठीक है? सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? PbBr2 है, ठीक है? इसके सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? कौन सा आयंस में करेंगे। तो अब मुझे बताएं इसमें कौन कौन से आयंस हैं? Pb2 प्लस, यस, Pb2 प्लस, बिल्कुल ठीक है। और Br नेगेटिव। पहले पॉजिटिव को रिजॉल्व करें या नेगेटिव को करें? पॉजिटिव, पॉजिटिव को कर लेते हैं। कैट आयन है, कैट आयन किसके साथ जाके अट्रैक्ट होगा? नहीं 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 नहीं, कैट आयन किस इलेक्ट्रोड के साथ अट्रैक्ट करेगा? कैथोड के साथ, ठीक है? कैथोड पे चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? Pb2 प्लस अट्रैक्ट टू इधर। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये Pb में होगा और यूज करेगा नहीं, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, 2 प्लस 2 नेगेटिव कट के क्या बन गया? Pb चार्ज 0, ठीक है? लेड, लेड मेटल बन गया, सॉलिड बन गया, ठीक है? अब इसकी बना लेते हैं हाफ आयनिक इक्वेशन। कौन बनवाएगा मेरे साथ? सबसे पहले क्या लिखेंगे? Pb2 प्लस, Pb2 प्लस प्लस नहीं, प्लस इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो थे साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बना देगा? Pb, बिल्कुल ठीक है, ठीक है? ये इसकी होगी हाफ आयनिक इक्वेशन, ठीक है? अब आते हैं Br नेगेटिव पे। एक मिनट मुझे बस देना, मैं जरा दरवाजा बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, Br नेगेटिव को जरा बीच में करके लिख लेते हैं, ठीक है? अब ब्रोमीन नेगेटिव है, किस इलेक्ट्रोड के साथ आगे वो करेगी? अट्रैक्ट होगी? इट इज एन एनायन, एन आयन एनोड, बिल्कुल। ये आसान सा तरीका याद करने का, एन एनोड कैट कैथोड,
ठीक है। एनोड, एनोड पे चार्ज क्या है? चार्ज क्या है एनोड पे? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कौन सा चार्ज मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज मूव करता है। नेगेटिव चार्ज चला गया एनोड के अंदर। ब्रोमीन का हो गया चार्ज, ब्रोमीन का चार्ज 0 हो गया, ब्रोमीन हो गया डिस्चार्ज, ठीक है। इसकी बनाते हैं अब हाफ आयनिक इक्वेशन। ब्रोमीन था नेगेटिव, क्या बन गया? बी आर बन गया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे अपने अंदर से? 1 प्लस ई नेगेटिव। लेकिन बी आर जो है वो बी आर होता है या डायटोमिक होता है, बता सकते हैं? डायटोमिक होता है, बिल्कुल ठीक है। पी बी बी आर टू, यानी कि बी आर टू, तो कितने पीछे बी आर होंगे? बी आर के आयन समझ नहीं आए। बी आर टू बना ना, तो पीछे बी आर के कितने आयन होंगे? तो 2 बी आर बनेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ब्रोमीन 2, यानी हाउ मेनी आयंस ऑफ ब्रोमीन विल मेक अप ब्रोमीन 2? 2 आयंस, बिल्कुल ठीक है। 2 ब्रोमीन, अब 2 ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? एक ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 ब्रोमीन कितने करेंगे? 2। ये इसकी बैलेंस्ड हाफ आयनिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। समझ आइए प्रॉपर, सही तरह? हाँ जी, ठीक है। 5 मिनट रह गए, जल्दी से ना दस्ती एक डिवीजन मार लेते हैं और बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अब देख भी लेते हैं हमने आगे लिखा क्या हुआ है। वही चीजें, सारी बातें हैं कि बी आर जो है वो उसके एनोड के साथ मिल गया, लेड जो है वो कैथोड के साथ डिस्चार्ज हो गए, लेड बन गया, ब्रोमीन बन गया, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डीकम्पोज हो गए, ठीक है। एक दफा दस्ती हम इसको रिवाइज कर लेते हैं बहुत तेज, ठीक है, और फिर बस खत्म करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है आयनिक कंपाउंड को डीकम्पोज करने में। आयनिक कंपाउंड का मोल्टन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन में होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम आए थे, सबसे पहले हमारे पास बैटरी थी। बैटरी एज एन इलेक्ट्रॉन पंप काम करती है, एनोड में से इलेक्ट्रॉन निकालती है, कैथोड में फेंकती है। तो एनोड हो गया पॉजिटिव, कैथोड हो गया नेगेटिव, ठीक है। ये याद करना बहुत जरूरी है यार, एनोड का चार्ज और कैथोड का चार्ज। एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड इज द पॉजिटिव एंड कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पास पेपर उठाकर देख लेना, उसने मोस्टली जगह पे लिखा हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड कैथोड का यूज उसने बहुत कम किया लफ्ज का, बच्चे ज्यादातर एनोड और कैथोड का रट्टा मार के जाते हैं, वो यूज ही लफ्ज और करता है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड बना होता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट से इसलिए बना होता है क्योंकि ग्रेफाइट एक इनर्ट मटेरियल है, ठीक है। ग्रेफाइट एक इनर्ट मटेरियल है, वो ना तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करेगा, ना तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। आगे चलते इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो बेसिकली आयनिक कंपाउंड होता है, जिसको हम लाए हैं डीकम्पोज करने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस वर्क कैसे करता है, ठीक है। कैट आयंस जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, वो जाके अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिवली चार्ज कैथोड से, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एनोड आर द, एनोड नेगेटिव होते हैं, एनोड अट्रैक्ट टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद ये एक निमोनिक था, इससे आप याद कर लें इस निमोनिक को, ये जो मैंने वो किया, हाईलाइट किया, इस निमोनिक को याद कर लें, बहुत जरूरी है। एन ऑक्स यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, और रेड कैट यानी कि कैथोड पे रिडक्शन। ये तो सुनाएंगे मुझे क्या है?
एनॉक्स मींस एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और रेड कैट मींस कैथोड पे रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेथड ऑफ कंडक्शन हमने किया था कि एलिमेंट्स में जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट में जो होता है फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट्स में से पास करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट में से पास करे या कंपाउंड में से करे तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है अपने अपने एलिमेंट्स में, ठीक है। और उसके आगे, अच्छा हाँ ये तो किया नहीं यार, एक मिनट में आपको दिखा दूं, ये दो डेफिनेशंस थी, इनको याद करना जरूरी नहीं है, मैंने ऊपर लिख भी दिया नॉट टू रिमेम्बर, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में दो टर्म्स यूज हुई हैं तो परेशान हो जाते हैं लोग कि ये क्या चीज़ है। ये एक दो बार सुन लेना, एक बाइनरी कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो, ओनली टू एलिमेंट्स। H2O इज एन एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है, समझ आ रही है। बाइनरी कंपाउंड सिर्फ दो एलिमेंट्स। हेलाइट कंपाउंड जो होता है वो भी एक बाइनरी कंपाउंड होता है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है। ये भी बाइनरी कंपाउंड होता है, लेकिन इसमें एक पार्ट होता है हेलोजन। हेलोजन इज द ग्रुप 7 एलिमेंट्स, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एक पार्ट इसका हेलोजन होता है दो एलिमेंट्स, उनमें से एक पार्ट हेलोजन है, दूसरा पार्ट जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी उस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हो गई NaCl हो गई, PbBr2 हो गई, जिसका एक पार्ट जो होगा वो एक पार्ट हेलोजन होगा, दूसरा पार्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में दो टर्म यूज हुई हैं तो मैंने कहा बता दूं, ठीक है। अब इसको समझने का मतलब वो मकसद ये था कि जो आपका सिलेबस है 2025 का, उसमें सिर्फ बाइनरी कंपाउंड और हेलाइट कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व है, यानी कि आपका कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसके अंदर दो से ज्यादा एलिमेंट हो, यानी कि जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कभी भी ये सवाल नहीं, सल्फेट का बल्कि आ जाता है, लाइक कॉपर सल्फेट सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो उसने सेपरेट करके लिखी हुई है सिलेबस में, उसने सेपरेटली लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट जो है वो आपको आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कंपाउंड जिसमें दो से ज्यादा एलिमेंट है वो आपके इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में नहीं आते, ठीक है। हमेशा वो इलेक्ट्रोलिसिस आएगी इसमें दो कंपाउंड है, NaCl हो गया, ठीक है, लेड ब्रोमाइड हो गया, सब में दो दो एलिमेंट्स हैं, दो दो एलिमेंट से ज्यादा आपको वो नहीं आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आएगा, समझ आ गई। हाँ जी, ठीक है, बस आज के लिए तो खैर इतना ही था, कल हम फिर करते हैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस की करते हैं, ठीक है, साथ हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसको पढ़ लेंगे, वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। कल करते हैं आयनिक कंपाउंड जो एक्वस सोल्यूशन में हो, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, डन करो। ये रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और कल भी आना क्लास में, चैप्टर 3 दिन में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपने ना जाके सिलेबस देखना एक दफा, और फिर मुझे बताना है कि सर आपने ये पॉइंट नहीं करवाया जो सिलेबस में लिखा था, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।